हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 45 फाइनेंस कमीशन, चैप्टर 46 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चार ऑप्शंस थे, सुनील चंद्र, सुनील अरोरा, ओपी रावत, एके ज्योति। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सुशील चंद्र। ये क्या है? ही इज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड बहुत सारे बच्चों ने इसका जो आंसर है एकदम सही टाइप किया था, ठीक है। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोरा। इससे भी पहले कौन थे? ओपी रावत। एंड इनसे पहले कौन था? एके ज्योति। एंड ये रहे हमारे सुशील चंद्र। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए आर्टिकल 161, बी 213, सी 280, डी आर्टिकल 355। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 280। जहां तक बात है आर्टिकल 161 की, इट डील्स विद पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 213, इट डील्स विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। एंड आर्टिकल 355 की बात करें तो इट डील्स विद ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर स्टेट पे किसी तरीके का अटैक होता है तो उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना यूनियन की ड्यूटी है। और ये चीज कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 355। सेकेंड क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। बी प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट। सी एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। डी allocating funds to the various ministries of the union and state government। क्या फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि प्राथमिक कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसके अलावा भी फाइनेंस कमीशन कई सारे काम करता है, तो चलिए उन कामों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर एट टाइम्स क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, तो किस स्टेट को कितना दिया जाना चाहिए, किस बेसिस पे दिया जाना चाहिए, वो सारे क्राइटेरियाज को कौन डिसाइड करता है, कौन फ्रेम करता है? फाइनेंस कमीशन। तीसरा, the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and municipalities in the state on the basis of the recommendation made by state finance commission। so जब कभी state finance commission है वो central finance commission के पास जाता है और मदद मांगता है कि आप हमें कुछ ऐसे तरीके बताओ ताकि जो consolidated fund है state का उसमें पैसे बढ़ाए जा सके, so that ज्यादा से ज्यादा पैसों को, मनी को, कैपिटल को पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में डाइवर्ट किया जा सके। ऐसे मेजर्स भी कौन बता सकता है? फाइनेंस कमीशन, बट ओनली व्हेन जब स्टेट फाइनेंस कमीशन रिक्वेस्ट करे। चौथा, एनी अदर मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। सो जब कभी प्रेसिडेंट किसी एक मैटर को रिफर करते हैं फाइनेंस कमीशन को, प्रोवाइडेड दैट कि वो किसी तरीके से फाइनेंशियल मैटर हो, तो उस मैटर पे भी कौन काम करता है? फाइनेंस कमीशन। सो ये चार काम होते हैं फाइनेंस कमीशन की। थर्ड, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? ए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जहां तक बात है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसने क्या किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था।
100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच उसको रेटिफाई किया था। एंड 102nd ने इसने क्या किया था कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन। सो वित्त आयोग के रिगार्ड में दो स्टेटमेंट है। पहला, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर, यानी कि इसका जो गठन है माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है हर 5 साल बाद। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, यानी कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D none of the above। इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद। ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 280 में। एंड वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी कैसे है? वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी इसलिए है क्योंकि फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोड की हर एक पावर होती है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि वो किसी इंडिविजुअल को समन दे सकती है, किसी तरीके का रिकॉर्ड मंगवा सकती है किसी भी तरीके की अथॉरिटी से। ठीक है, एंड क्वेश्चंस पूछ सकती है एग्जीक्यूटिव से। सो इस कारण वो क्या है? वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। फिफ्थ, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? सो जो जीएसटी परिषद होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? ए फाइनेंस मिनिस्टर, बी फाइनेंस सेक्रेटरी, सी रेवेन्यू सेक्रेटरी, डी आरबीआई गवर्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर। एंड एस ऑफ नाउ कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? हमारे निर्मला सीतारमण। ठीक है। Sixth question, recommendations made by finance commission are only of advisory nature, यानी कि जो वित्त आयोग है इतने सारे रिकमेंडेशंस करती है, सिफारिशें करती है, वो केवल सलाहकार प्रकृति की है, यानी कि एडवाइजरी नेचर की है। सेकंड, फाइनेंस कमीशन इज अ 5 member बॉडी, यानी कि जो वित्त आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5। ओके, सो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। इसका सही आंसर है C both 1 and 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती है, यानी कि अगर वो कुछ चीज रिकमेंड कर रही है तो उन रिकमेंडेशंस को सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान कर सकती है, उसकी मर्जी। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन में तो 5 मेंबर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Seventh question, who acts as a ex officio secretary of the GST council? So GST council का ex officio secretary कौन होता है? A यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, B यूनियन होम सेक्रेटरी, C यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, D यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। यहां आप सेक्रेटरी लगा लेना। ठीक है, सो इनमें से कौन जो है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है जीएसटी काउंसिल का? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है। 8th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो वित्त आयोग है उसमें 5 सदस्य होते हैं, सो उन सदस्य की क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या योग्यता होगी, वो संविधान ने क्लियरली लिख दी है। ठीक है। सेकंड, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि सार्वजनिक मामलों में। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D none of the above। इसका सही आंसर है बी 2 only। पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी फाइनेंस कमीशन की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ये नहीं लिखा है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी उसको कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होता है ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। अब
पार्लियामेंट ने क्या क्या क्वालिफिकेशंस डिसाइड किए हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के लिए, उसे थोड़ा बहुत देखते हैं। सो चेयरमैन को क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। एंड जो बाकी 4 मेंबर होंगे, फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन हो गया। अब जो बाकी 4 मेंबर्स होंगे उनकी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि एक मेंबर को क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जो दूसरा मेंबर है, he should be a person having specialized knowledge of finance and account. तीसरा जो हो, he should be a person having wide experience in financial matters. And चौथा, he should be a person who should have a special knowledge of economics. So ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 9th क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? यानी कि जो प्रथम वित्त आयोग था भारत का, उसका पहला चेयरमैन कौन था? ए केसी नियोगी, बी के संथनम, सी ए के चंदा, डी डॉक्टर पीवी राजा मन्नार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए केसी नियोगी। एंड ये रहे केसी नियोगी। के संथनम सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ए के चंदा थर्ड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, एंड डॉक्टर पीवी राजा मन्नार फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इनफैक्ट ये जो पीवी राजा मन्नार थे वो लेटर ऑन तमिलनाडु में बनाई गई सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी बने। एंड इन्होंने उस कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये रिकमेंड किया था कि फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना दी जानी चाहिए। ठीक है। 10th, द सेक्रेटेरिएट ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट, यानी कि जो जीएसटी परिषद है उसका सचिवालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक है। 11th, इन अ मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, पहला, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। यानी कि जब कभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है एंड उस पर वोटिंग होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट वैल्यू होता है वो टोटल वोट्स का 1/3 होता है। सेकंड, 1/2 of the total number of member is the quorum for it, यानी कि एटलीस्ट हाफ मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर कंडक्टिंग अ जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। कोरम क्या होता है? कोरम यानी कि कितने मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी तरीके के काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का क्या कोरम है? 1/10। राज्यसभा का भी क्या है? 1/10। बट जीएसटी काउंसिल का क्या है? 1/2 यानी कि 1/2। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। On one side we have Article 279A, Article 280, 21, 51A. On the other side we have Fundamental Duties, Finance Commission, GST Council, Right to Life. So found out the correct pair. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 279A है वो बात करता है जीएसटी काउंसिल की। एंड इस आर्टिकल को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? वाया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। एंड आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को किसके थ्रू ऐड किया गया था? वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। 13th, who is a permanent invitee to all meetings of GST council, यानी कि जो जीएसटी परिषद की मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती हैं, उसमें एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति कौन होता है? ए आरबीआई गवर्नर, बी नीति आयोग वाइस चेयरमैन, सी चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड एक्सरसाइज टैक्स, डी चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसका सही आंसर है चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड एक्सरसाइज टैक्स, यानी कि सीबीईसी। ये जो होते हैं वो हर एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स के परमानेंट इनवाइटी होते हैं। ओके। 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला,
द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि वित्त आयोग के जो मेंबर्स होते हैं उनको वापस जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सेकंड, फाइनेंस कमीशन एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। अब करेक्ट क्या है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। इसका सही आंसर है B 2 only। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनको वापस अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है इट एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग व्हील, वो बताता है कि स्टेट और सेंटर के बीच कितना जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, कितना ग्रांट किया जाना चाहिए, है ना। सो एक बैलेंस बना के रखता है। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। 15th क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आई बिलीव सबसे बनता होगा। ये पूछ क्या रहा है कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आई बिलीव कि बहुत सारे बच्चों से ये बनता होगा। सो अगर आपसे भी बनता है सो डू कमेंट द आंसर। एंड इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 47 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, चैप्टर 48 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, चैप्टर 49 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड चैप्टर 50 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड डू प्रिपेयर दिस 4 चैप्टर्स। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।